हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता होगा, इस चैनल पे जो है हमेशा आप लोग के लिए जो है 12th का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर के आते रहता हूं। तो कृपया कर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, पादपों में एम्फीबियन यानी कि इसको बोलते हैं उभय स्थानी, किससे संबंधित है? यानी कि पादपों का उभयचर किस समूह को कहा जाता है? पादपों का शैवाल को कहा जाता है, ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है, कवक को कहा जाता है, या टेरिडोफाइट्स को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पादपों का उभयचर जो है, न शैवाल को हम लोग कहते हैं, ये जो है रॉन्ग आंसर। कवक को भी नहीं कहा जाता है, न टेरिडोफाइट को कहा जाता है। टेरिडोफाइट को जो है पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। और पादपों का उभयचर जो है ब्रायोफाइट को या ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। तो इसका सही जवाब बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है, भ्रूण पोष वाले बीजों में क्या भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहते हैं? एपोकार्पिक कहते हैं? जी नहीं, एपोकार्पिक इसको नहीं बोला जाता। बहुभ्रूणता? जी नहीं, बहुभ्रूणता तो उसको बोलते हैं जिसके अंदर एक ही बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण का निर्माण हो जाता है। फिर है एंडोकार्पिक, इसको भी नहीं बोलेंगे। एंडोकार्पिक को भी नहीं, किसको बोलेंगे? तो याद रखिएगा एंडोस्पर्मिक को। ये चीजें याद रखिएगा। भ्रूण पोष वाले जो है बीजों को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। तो इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? अगुणित भ्रूणपोष निम्नांकित में किसकी विशेषता है? यानी कि किसमें जो है अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है? तो बताइए आप लोग सही जवाब। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है आवृतबीजी। आवृतबीजी में जो है अगुणित नहीं बल्कि त्रिगुणित पाया जाता है। फुफुंद, जिसको हम लोग कवक भी बोलते हैं, इसमें भी नहीं होगा और ना ही शैवाल में होगा। तो किस में होगा? तो याद रखिएगा अनावृतबीजी में जो है अगुणित भ्रूणपोष इसकी विशेषता होती है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। बीज चोल का निर्माण होता है। बीज चोल का निर्माण किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियस के द्वारा? जी नहीं। बीजांड कवच से? ये भी नहीं होगा। एपीकार्प से? एपीकार्प से भी नहीं होता है। तो किससे होता है? तो याद रखिएगा पेरिकार्प से जो है बीज चोल का निर्माण होता है। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि बीज चोल से जो है किसका निर्माण होता है, या बीज चोल का निर्माण किससे होता है? तो पेरिकार्प से होता है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। पराग भित्ति होते हैं। पराग भित्ति क्या होते हैं? एक स्तरीय होते हैं, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं, या द्विस्तरीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं, या कई स्तरीय होते हैं। यानी कि पराग कण जो है चारों ओर से कितने झिल्ली से या कितने मेम्ब्रेन से या कितने स्तर से घिरा होता है? तो एक स्तर से घिरा होता है, ये गलत जवाब। 3 स्तर से घिरा होता है, ये भी गलत जवाब। कई स्तर से घिरा होता है, ये भी नहीं सही है। तो याद रखिएगा पराग भित्ति जो है 2 लेयर से बनी होती है, यानी कि द्विस्तरीय होती है। यानी कि पराग कण जो है 2 झिल्लियों या 2 स्तर से जो है घिरा होता है। चलेगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6। बहुत ही जो है बेहतरीन क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लगा दिया गया है। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। कहने का मतलब कि पेड़ पौधा के हर एक कोशिका से जो है एक नया पौधा बन सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। क्लोनिंग तो उसको बोलते हैं, ये गलत जवाब है। क्लोनिंग जिसमें जो है मतलब एक जीन है तो उसी के जैसा अगर बहुत सारे जीन का निर्माण किया जाता है तब उसको क्लोनिंग बोलते हैं।
सोमा क्लोनिंग, तो सोमा क्लोनिंग तो बोला जाता है कि उत्तक संवर्धन के द्वारा जो है एक्स प्लांट से जो है जिस पौधे का एक्स प्लांट से लेकर के जो है जिस पौधे का निर्माण किया जाता है एकदम एक्स प्लांट के जैसा ही होता है, एकदम आकारिकी एवं अनुवांशिकी रूप से, उसको सोमा क्लोनन बोलते हैं या सोमा क्लोन बोलते हैं। और इनमें से कोई ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा जी, सी आंसर होगा इसका सही, टोटीपोटेंसी। तो याद रखिएगा, यानी कि ये जो है पेड़ पौधा में हर एक कोशिका में जो है ऐसी क्षमता पाई जाती है जिससे एक नया पौधा जो है उसका निर्माण हो सके, और इस गुण को जो है टोटीपोटेंसी कहा जाता है। तो इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजन क्या है। तरल नाइट्रोजन है, तरल नाइट्रोजन है, पीईजी है, लैक्टिक अम्ल है, और इनमें से सभी है। तो हम आप लोग को बता दें कि तरल नाइट्रोजन ये तो हो नहीं सकता, लैक्टिक अम्ल ये भी नहीं होगा, तो इसका सही जवाब जो है पीईजी होता है। क्या होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीइथिलीन जो है ग्लाइकोल। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल जो है इसका फुल फॉर्म होता है पीईजी का, और इसके द्वारा जो है प्रोटोप्लास्ट कल्चर करवाया जाता है। यानी कि यह जो है समझ लीजिए एक उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्योंकि प्रोटोप्लास्ट कल्चर में हम लोग जो है दो प्रोटोप्लास्ट को जो है संलयन करवाते हैं। प्रोटोप्लास्ट किसको कहते हैं, तो प्रोटोप्लास्ट जो है पादप कोशिका को बोला जाता है, लेकिन वैसा पादप कोशिका जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। यानी कि जब पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को हटा देते हैं तो उसी कोशिका को हम लोग जो है प्रोटोप्लास्ट कहते हैं, और दो जो है अलग अलग पौधों के जो है प्रोटोप्लास्ट का संलयन करवाया जाता है, उसको बोलते हैं प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। और ये जो है इसमें जो है पीईजी के द्वारा जो है या पीईजी को डाल करके जो है प्रोटोप्लास्ट का संलयन करवाया जाता है, इसलिए इसका सही जवाब जो है पीईजी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जब जायांग में स्त्री केसर, ये ईस्वी लिखा हुआ है, स्त्री केसर, तो याद रखिएगा जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो कहलाता है। कहने का मतलब आप लोग को पता होगा कि पेड़ पौधा में जो है मादा भाग को जायांग कहते हैं, और इस प्रकार से एक संरचना पाई जाती है पुष्पों में, है ना, और इस प्रकार से संरचना, लेकिन ऐसा ऐसा जो है संरचना पेड़ पौधा में बहुत सारा होता है, और सभी ये जो है एक स्त्री केसर है और बहुत सारा स्त्री केसर रहेगा, और सभी स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक और बना लेते हैं आप, और ये स्त्री केसर है लेकिन ये जो है आपस में जुड़ा हुआ है, ऐसे इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है आपस में, बस समझ गया। तो जुड़ा हुआ रहेगा तब उसको बोलेंगे युक्तांडपी, नहीं जुड़ा हुआ रहेगा उसको वियुक्तांडपी बोलेंगे। अगर एक वो अंडाशय है तो इसके बारे में तो ये तो हो ही नहीं सकता, एक अंडपी नहीं हो सकता, ये अंडाशय के बारे में बात कर रहा है, ये भी जो है अंडाशय के बारे में बात कर रहा है। युक्तांडपी और वियुक्तांडपी में से ही कोई एक होगा। युक्तांडपी का मतलब युक्त यानी कि जुड़ा हुआ, इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर बी, यानी कि युक्तांडपी बोलते हैं, वियुक्तांडपी इसको नहीं बोलेंगे। तो याद रखिएगा जब स्त्री केसर आपस में जुड़े होते हैं तब उसको हम लोग युक्तांडपी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। निषेचन की खोज किसने की। नवास्चिन, नवास्चिन ने दोहरा निषेचन का खोज किया था। स्ट्रासबर्गर ने जो है निषेचन का खोज किया था। ल्यूवेन हॉक नहीं होगा, रॉबर्ट हुक नहीं होगा, तो ये सब जो है गलत जवाब है। नवास्चिन भी गलत हो जाएगा। निषेचन की अगर सिर्फ बात की जाएगी तो निषेचन का खोज जो है स्ट्रासबर्गर ने किया था, तो याद रखिएगा। और नवास्चिन ने जो है दोहरा निषेचन का खोज किया था। ल्यूवेन हॉक ने जो है सबसे पहले लिविंग सेल का खोज किया था, और रॉबर्ट हुक ने जो है सेल का खोज किया था। तो ये सारी बातें हैं, तो इसका सही जवाब भी होगा 9 का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। समकालपक्वता निम्न में से किसमें होता है। सबसे पहले हम आप लोग को बता दें कि समकालपक्वता कहते हैं किसको, तो खास करके द्विलिंगी पुष्प की बात की जाती है, और आप लोग को पता होगा कि द्विलिंगी पुष्प में जो है पुमंग और जायांग होता है। ये जो है आपका पुष्प का मादा भाग यानी कि जायांग हो गया, और इसी में ही होता है पुमंग, इस प्रकार से।
तो ये पुमंग हो गया और ये जो है जयांग हो गया। अब बताया जाता है कि समकालपक्वता किसको बोलते हैं। तो बताया जाता है कि जब किसी द्विलिंगी पुष्प में जो है पुमंग एवं जयांग यानी कि पुष्प में नर भाग और मादा भाग दोनों एक ही समय में परिपक्व होता है, तब उसी को समकाल, सम का मतलब एक ही समय में दोनों परिपक्व होता है, नर भाग भी पुष्प का और मादा भाग भी। तो इसमें किसमें जो है समकाल पक्वता होता है? अकवन में नहीं होता है, खट्टी बुट्टी घास में समकाल पक्वता नहीं होता है, फर्न में नहीं होता है। तो किसमें होता है जी? तो याद रखिएगा गुलाब बांस में जो है बताया जाता है कि समकाल पक्वता, यानी कि इसके पुष्प में जो है और नर भाग और मादा भाग यानी कि पुमंग और जयांग दोनों एक ही समय में परिपक्व होता है, खास करके गुलाब बांस में। बाकी जितना भी ऑप्शन दिया हुआ है गलत है। तो याद रखिएगा समकाल पक्वता किसको कहते हैं? जब किसी द्विलिंगी पुष्प में पुमंग एवं जयांग एक ही समय में यानी कि मतलब एक ही समय में परिपक्व होते हैं, तब उसको हम लोग समकाल पक्वता कहते हैं। और खास करके समकाल पक्वता किसमें होता है? तो गुलाब बांस में होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, हर्कोगैमी पुष्प निम्न में से कौन है? हर्कोगैमी में हम आप लोग को बता दें कि वही बात है, यह भी द्विलिंगी पुष्प में ही होगा। मान लिया जाए कि यह द्विलिंगी पुष्प है और द्विलिंगी पुष्प में क्या होता है कि नर भाग और मादा भाग यानी कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों प्रेजेंट होता है। ये जो है आपका मादा जनन हो गया और ये जो है आपका नर जननांग। और आपको बता दें कि जब हर्कोगैमी उसको बोलते हैं जब द्विलिंगी पुष्प में पुमंग एवं जयांग में से यानी कि नर और मादा भाग में से कोई एगो छिपा हुआ रहेगा, एकदम ऐसा रहेगा कि पता ही नहीं चलेगा। ये तो अभी दिखाई पड़ रहा है लेकिन उसमें छिपा हुआ रहता है, तब इसको बोलते हैं हर्कोगैमी। तो किसमें होता है? कनेर में नहीं, कनेर में जो है हर्कोगैमी नहीं पाया जाता। गुलाब में नहीं होता है हर्कोगैमी। जंगली मटर में नहीं। तो किसमें होगा जी? मदार में। मदार एक पुष्पी पादप है और बताया जाता है कि मदार के पुष्प में जो है हर्कोगैमी पाया जाता है, यानी कि इसमें पुमंग या जयांग दोनों में से कोई एक छिपा हुआ रहता है। तो इसलिए इसको बोल सकते हैं कि मदार में जो है हर्कोगैमी होता है। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है जी? तो याद रखिएगा 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका सही जवाब जो है ए होगा। और ये जो है इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। और आपको हम बता दें कि ये जो है कई नर्सिंग इस बार जो कि नर्सिंग एग्जाम में भी पूछे गए हैं। चलेगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई को क्या कहते हैं? जैव व्यवस्था यानी कि जीवों की जो व्यवस्था है ना, उसमें सुस्पष्ट इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका, ये तो जीवों का ही इकाई हो गया। यहाँ पे जैव व्यवस्था की इकाई पूछ रहा है, उत्तक ये भी नहीं होगा, अंक ये नहीं होगा, और जीव, जी हाँ, यानी कि जैव व्यवस्था में सबसे सुस्पष्ट इकाई जो होता है वो होता है जीव, न कि कोशिका। जीव की व्यवस्था पूछेगा तब हम बोलेंगे। यहाँ पे जैव व्यवस्था यानी कि खास करके जो यहाँ पे पृथ्वी पर जो जीवों का इतना सारा जो व्यवस्था है उसमें सबसे छोटी इकाई कौन है? तो जीव है। जीव से मिलकर के ही इतनी सारी जो है जैव व्यवस्था बना है। चलेगा तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, पारितंत्र शब्द को किसने दिया? है ना, पारितंत्र शब्द को दिया तो बताइएगा खुराना ने। खुराना ने तो नहीं दिया है पारितंत्र शब्द को। एलेनबर्ग ने नहीं दिया है। एजी टांसले, जी हाँ, पारितंत्र शब्द को जो है एजी टांसले ने दिया है और ये कई बार जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। पारितंत्र शब्द को जो है एजी टांसले ने दिया है। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलेगा एक और बेहतरीन जो है क्वेश्चन लगा दिया गया है स्क्रीन पर और इसका जवाब दीजिएगा फटाफट आप लोग। पारितंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? पारितंत्र का संबंध किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? संख्या पिरामिड के द्वारा, जीव भार पिरामिड के द्वारा, ऊर्जा पिरामिड के द्वारा। तो ये तीनों के द्वारा जो है हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का संबंध दर्शा सकते हैं और इसलिए इसका सही जवाब जो है डी होगा। सभी जो है सही जवाब है। चलेगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मूल रोम किसमें नहीं होता है? मूल रोम जो है किसमें नहीं होता है? जलोद्भिद में, लवणोद्भिद में और स्थलोद्भिद में, हेलियोफाइट्स में।
तो याद रखिएगा हेलियोफाइट्स में भी जो है मूल रोम पाया जाता है, सलोद्भिद में भी पाया जाता है, लवणोद्भिद में भी पाया जाता है। लेकिन बताया जाता है कि जलोद्भिद में यानी कि जो पौधा जल में रहता है उसमें जो है मूल रोम नहीं पाया जाता, इसलिए इसका सही जवाब जो है ए होगा। बाकी जो है सब गलत जवाब है। चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। अवसादी चक्र के अंतर्गत किसका चक्रण होता है? अवसादी चक्र के अंतर्गत जो है किसका चक्रण होता है? लौह का होता है, फास्फोरस का होता है, ए और बी दोनों का होता है, इनमें से किसी का नहीं होता। तो लौह चक्र, अवसादी चक्र का मतलब होता है कि जो खनिज लवण जो है चट्टानों में पाए जाते हैं। तो हम लोग को फास्फोरस जो है कहाँ से प्राप्त होता है? जैसे कि पेड़ पौधा जो है चट्टानों से ग्रहण करेगा और फिर चट्टान से जो पेड़ पौधा ग्रहण किया, पेड़ पौधा को हम लोग खाएंगे तो फिर हम लोग में जो है, तो इस प्रकार से जो चक्र चलता है उसको बोलते हैं अवसादी चक्र। और बताया जाता है कि इसमें जो है लौह और फास्फोरस दोनों आएगा और इसलिए इसका सही जवाब जो है सी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। एक झील में द्वितीयक पोषण स्तर होता है। द्वितीयक पोषण स्तर के बारे में बात कर रहा है, एक झील के बारे में बात करना है। मछली जो है ये नहीं होगा, ये जो है आपका तृतीयक पोषण स्तर में आ सकता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। ये तो कोई जीव है ही नहीं। नितलक, पादप प्लवक, पादप प्लवक जो है प्राथमिक पोषण स्तर होता है, इसलिए इसका जवाब ये भी नहीं होगा। हाँ, पादप प्लवक का मतलब होता है वैसा पादप जो जल में तैरते रहता है। हम शैवाल वगैरह को हम लोग पादप प्लवक के अंतर्गत रखते हैं। और प्राणी प्लवक इसका सही जवाब होगा, क्योंकि द्वितीयक पोषण स्तर के अंतर्गत जो है प्राणी प्लवक को रखा गया है या प्राणी प्लवक होते हैं। चलेगा, तो इसका सही जवाब जो है बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्य की मौत हो जाती है क्योंकि यह नष्ट कर देता है। किसको नष्ट कर देता है जी? साइटोक्रोम को नष्ट करता है जी नहीं। फाइटोक्रोम को नष्ट करता है, यह भी नहीं होगा। तो इसका क्या जवाब होगा? तो इसका सही जवाब होगा हीमोग्लोबिन। ये जो है हीमोग्लोबिन को ही नष्ट कर देता है, हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ करके। तो याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड से मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है, और क्योंकि ये जो है किसको नष्ट कर देता है? हीमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है। चलेगा, और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है मांसाहारी जीव निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता सिर्फ, या प्राथमिक उत्पादक? तो हम आप लोग को बता दें कि जो है द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता दोनों जो है मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी जीव में या मांसाहारी जीव निम्नांकित में से क्या प्रदर्शित करता है? तो द्वितीयक व तृतीयक उपभोक्ता को प्रदर्शित करता है। प्राथमिक उपभोक्ता गलत जवाब होगा। द्वितीयक उपभोक्ता सिर्फ नहीं होगा बल्कि साथ में तृतीयक उपभोक्ता भी होगा, और उत्पादक तो हो ही नहीं सकता है प्राथमिक उत्पादक। तो ये चीजें याद रखिएगा। और ये आज का सेवा जो है यहीं पे समाप्त किया जाता है, और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक वाले बटन को जरूर दबाइएगा, और डेली जो है हम आप लोग को इसी चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए